बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बचपन में जब हम पतंग उड़ाया करते थे, बल्कि उड़ाते क्या थे, कटी हुई पतंग कोई आती थी, उसको उड़ाने की जब कोशिश करते थे तो उसके ऊपर फटने की सूरत में कहीं टकरा जाती थी तो चेपी लगाते थे। और एक वक्त ऐसा आता था कि पतंग चेपियों से भरी होती थी, इस कदर मजरू हो जाती थी कि आखिरकार वो उड़ नहीं पाती थी और किसी जगह पर गिर जाती थी या फट जाती थी। पाकिस्तान की मईशत भी उसी पतंग की मानद है, जो डोलती भी रहती है और जिस पे बेतहाशा चेपियाँ लगी हुई हैं। और वो चेपियाँ जो हैं वो बहुत सी ऐसी हैं कि जिसे IMF की चेपियाँ कह सकते हैं हम। इस तमाम चेपी के अमल से कैसे बचाया जाए, उसके लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस्लाहात का नारा तो सब लगाते हैं, लेकिन क्या ऐसी हुकूमत जिसके खुद अपने जो है वो 14-15 महीने अमल की सूरत में गुजरे, जिसके अंदर 2 वज़ीर ख़जाना जो है वो चेंज हो जाएं, तो क्या वो हुकूमत कुछ इस्लाहात कर सकती है? क्या उसके पास कोई मैंडेट था इस्लाहात का? एक इस्लाहात कमीशन का बड़ा चर्चा था, उस इस्लाहात माशी इस्लाहात के मामले को कहाँ तक पहुँचा? और ख़ास तौर पर टैक्स की अगर हम बात करें तो बिजली का बिल इस कदर अब लोगों का आएगा कि उन्हें लग पता जाएगा कि क्या तोहफे उनके साथ जाएंगे। बिजली की अगर दोबारा बात करें, IMF ने कहा था कि सर्कुलर डेट को कम करना है, गैस के सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट को कम करना है। हुकूमत ने बड़ा आसान तरीका उसका ये निकाला कि जो IMF ने कहा था उसमें सबसे आसान रास्ते को चुना और बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया। इस्लाहात कैसे होंगी? बिजली के मामलात, टैक्स के मामलात, मईशत की वो तमाम चीज़ें कि जो हुकूमत की बराह रास्त कारकर्दगी से मुंसलिक हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद अशफाक यूसुफ तोला साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, इस्लाहात कमीशन के भी सरबराह रहे हैं। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, शुरू सबसे पहले मैं अपने मसले से करता हूँ, आवाम के मसले से करता हूँ, तनख्वाहदार लोगों के मसले से करता हूँ। 5 लाख रुपए से ऊपर जो कमाता है उसका कसूर क्या था? कसूर ये था कि वो कमाता था। सर, तो रिटेलर नहीं कमाता? आप के बरखुदार हैं, दोस्त हैं शहबाज राना साहब, उनकी स्टोरी अगर आपकी नज़र से गुजरी और पढ़ते ज़रूर हैं आप वो स्टोरी, तो रिटेलर को आप कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं, मैं आपको देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये बहुत एक बड़ा अलमिया है। मैं खुद इसमें आपके साथ हूँ कि ठीक है, मेरा अभी तो मैं खैर तो साहब आजकल वैसे आप भी तनख्वाहदार होंगे क्योंकि आपने फर्म तो अपनी छोड़ दी थी। नहीं, मैं तनख्वाहदार तो हूँ ही नहीं ना, तनख्वाह तो मैं लेता ही नहीं, प्रो बोनो हूँ मैं। ठीक है। तो एक्चुअली देखें, इशू क्या है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अगर आप देखेंगे ना तो पर्सनल इनकम टैक्स पे 150 बिलियन रुपीस का टैक्स लगाने का एग्रीमेंट हमने 4 साल पहले किया हुआ। ठीक है। और हम नहीं लगा रहे थे। तो अब अगर आप देखेंगे तो वो 4 साल अल्लाह का शुक्र है कोशिश की, बचाई, हर वजीर खजाना ने बचाई, थोड़ा बहुत जो आगे पीछे किए हैं। मगर अब इस पिछले बजट में जो फाइनेंस बिल आया, इसमें कहीं आपको वो टैक्स नजर नहीं आ रहा। ठीक है। फाइनेंस एक्ट में आप देखेंगे पिछले अगले 4 दिनों के अंदर ये सारे काम हुए थे IMF के। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जब गए और उन्होंने वहाँ IMF की MD से बात की, फिर उनका एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पर इसको अमली जामा पहनाया गया, तो उसके अंदर ये फिर सारी चीज़ें फिर सामने आई कि जी कि आपको तो अब 215 बिलियन के और टैक्सेस लगाने हैं, तो वो कहाँ से ढूंढे? तो आपने कहा सबसे आसान तरीका यही है। हमने नहीं कहा, देखिए आप क्लियर कर सकते हैं, IMF ने कहा। और जो उन्होंने कहा, एक मिनट तोला साहब, एक मिनट, मैं आप बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं आप कता कलामी करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि IMF ने ये कहा कि तनख्वाहदार को खींच दो, जाके उसकी खाल उतार दो? नहीं सर, ये कभी कोई नहीं कहता। उन्होंने कहा पर्सनल इनकम टैक्स पे जो आपका हमारा एग्रीमें हुआ था उस पर आपने किया। सर, पर्सनल इनकम टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार का है? सर आते हैं, और ये चीज़ इनके जहनों में भी है, आज से नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, शुरू से है कि जी कि आपके यहाँ सैलरी का टैक्सेशन जो हाई ब्रैकेट के हैं उनका कम है। आपको पता होगा जब पिछली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, शायद खाकान साहब थे, उस वक्त भी मैंने ये कम कराया था आपका, वो जो 12 लाख तक लेके गए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। वो भी मैंने ही कराया था, इसलिए कराया था कि उस वक्त मैं भी तनख्वाह नहीं लेता था, मैं फिर भी कराया था इसलिए कि यार हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है, देखें दुनिया में तनख्वाहदार को जब आप टैक्स लेते हो ना तो उसको सहूलियात भी देते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सहूलियात मेरे मुल्क में नहीं है, तो फिर मुझे उनके बराबर आप ना लाएं, ये मेरा बिल्कुल स्टैंड है। और आपके सामने मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जो हमारी सेक्रेट काउज है ना, उनको कौन हाथ डालेगा? नहीं, उस पे तो मैंने आज तफसीली बात करनी है आपसे कि जो तो करें ना, मुकद्दस गायें हैं उनके ऊपर बात करनी है, वो करते हैं ना। तो तोला साहब जरा फ्लो रहने देना। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ
कि ये अनफॉर्चुनेट है। बट जितना मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूँ कि डार साहब लड़े हैं सैलरी के लिए या पर्सनल इनकम टैक्स के लिए, उतना शायद और किसी बात पे इतना शायद तकरार या बहस अगर शिकायत की इजाजत हो तो एक शिकायत करूं। लाहौर से लेके खास तौर पे अगर लाहौर की बात की जाए, जब आप रिटेलर पे टैक्स लगाएंगे, आप जो है वो छोटे कारोबारी के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मुतासर होगा। मरियम नवाज साहबा ट्वीट करेंगी कि बड़ा जुल्म हो गया। सर यही मसला है ना, और क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, देखें मेरी बात सुने। या एक इंतकाम और हो सकता है कि आपने सोचा हो तनख्वाहदार ने तो वोट हमारे मुखालिफ को देना है, हमें तो कारोबारियों ने डालना है। कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सोच ही नहीं है। मैं आज आपको बताता हूँ, मैं आई एम अगेन मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, आपको ये पता है। बिल्कुल है। मैं कभी भी इस चीज़ की सोच ना मैंने पीएम साहब में देखी है, ना डार साहब में देखी है, ना मियां नवाज शरीफ साहब में देखी। सर वोट बैंक बचाएंगे अपना, नहीं वोट बैंक बचाने यूनियन है कारोबारी, वो खड़ी हो जाएंगी। आज आपको देखिए, इसी पे मैं आता हूँ ना, मुकद्दस गाय वाली जब टॉपिक आ गया तो मैं आते हैं ना मुकद्दस गाय, उसी में मुकद्दस गाय में आ जाएगी। अच्छा 7E का मामला जो है उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट का स्टे था, वो मेरा ख्याल है खत्म हुआ है। मैंने आपका वो ब्रोशर पढ़ा है। अब क्या तफसीलात हैं? अब जो हम वो भरेंगे अपना गोशवारा, उसमें क्या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना कि आप अभी तक तो आपको देना है वो। और देखें एक बात मैं आपको बता, सुप्रीम कोर्ट में अपील है और जब डिसाइड होगी तो वो डिसाइड होगा। अब देखें ये इस मरतबा कुछ चेंज आई है, उसके लोग काफ़ी मेरा ख्याल है मुखालफत में थे कि कमिश्नर से हमें लेनी पड़ेगी और एक दुकानदारी खुलेगी। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल साइड। तो आप ये मत समझिएगा कि वो वहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं हमको ऐसी दुकानदारियाँ खोलने देंगे। दुकानदारी तो साहब आप लाजमी नहीं है ना, आप हुकूमत के आदमी हैं, आज आप होंगे कल नहीं होंगे। नहीं सर, उसका हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल के जा रहे हैं और पूरा एक इसमें आपको 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये टोटल कंप्यूटराइज हो जाएगा। एक चीज़ और भी है तोला साहब, अब टैक्सेशन पे बात शुरू हो गई है, ज़रा उस पर मुकम्मल कर लेते हैं। एक टैक्स आपने लगाया था लग्जरी गाड़ियों के ऊपर, CVT 1800 सीसी से ऊपर गालबन, उस पर फिर सिंध हाई कोर्ट का स्टे आ गया, वो स्टे ख़त्म हो गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जब उसका कोई सेकंड ओनर आता है तो उसको पता लगता है कि मुझे गाड़ी पे 2022 का भी टैक्स देना है और अभी ट्रांसफ़र का भी टैक्स देना है, 2 दफ़ा टैक्स देना है। ये क्या तरीक़ेकार है? सर देखें एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैंने अभी अपना घर ट्रांसफ़र किया तो मेरा जो बायर था जिसने मेरा अपार्टमेंट खरीदा, उसने पूरा मुझसे क्लियरेंस लेता ना NOC है, क्या क्या चीज़ें NOC थी, तो लेने वाले को इतना तो कम से कम माशाल्लाह, अगर आप 22 लाख की गाड़ी या 50 लाख की गाड़ी लेने के लिए गए तो इतनी तो अकल समझ होनी चाहिए कि आप पूछ लो कि क्या ये टैक्स या ये टैक्स पे कर दिया है। लेकिन अब अगर फर्ज करें अगर यही रविश रहे तो फिर गवर्नमेंट थोड़ी सा खूब ज़्यादा भुगते। सर आप तो तोला साहब ये सारी बात ना आप बड़े आसानी से आपने कह दिया कि इतनी अकल होनी चाहिए, लेकिन लोगों को बेचारों को ये भी अकल नहीं है कि कैपिटल गेन जो है ना, कैपिटल गेन के हवाले से भी लोगों को पता ही नहीं होता कि जो नहीं सर देखें, इन इग्नोरेंस ऑफ लोकल लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपके अपने ये जराए और कुछ नहीं मुश्किल चीज़ें नहीं, आपको किसी एडवाइजर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप बोलेंगे कि तोला साहब अब आप आएंगे एडवाइजरी में तो धंधा चमका रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप आराम से इस चीज़ को, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। अच्छा आप ये समझते हैं, ये तो कॉमन है ना कि आप जाएंगे भाई आप पे कोई लाइबिलिटी तो नहीं थी इस गाड़ी की, वो बोलेगा हाँ CVT पे करना पड़ा, दे दो। सर वो कौन बोलता है? खैर चले इसको आगे की तरफ, मुझे इसको ना टैक्स वाले मामले को ज़रा हम वो करते हैं, क्लोज करते हैं। टैक्सेशन की जो पूरी रिजीम बनी हुई है, बीइंग प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहे ना, तो आप समझते हैं कि ये मुनसिफाना है पाकिस्तान? नहीं है। मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी जिसपे आपके पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था, इक्विटेबल नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, टैक्स और टैक्सेशन ये दो डिफरेंट। लेकिन तोला साहब कौन करेगा इसको? ठीक कर दिया है ना, आप देखें मेरी बात सुने, इस मरतबा अगर नहीं हुए इम्प्लीमेंट, अनफॉर्चुनेट हो जानी चाहिए थी, बट अगर नहीं हुई है ओइंग टू पॉसिटी ऑफ टाइम, तो नई हुकूमत के पास जो भी आएगी 5 साल होगा, अगर वो करना चाहेगी। देखिए मेरा आपका फर्ज, मैं कोई ऑपरेशनल पोजीशन पे तो नहीं हूँ, मेरा काम है एक इंटेलेक्चुअली आपको एक प्रोग्राम, एक प्रोग्रेस दे देना, मैंने दे दिया है, अभी और मजीद दूंगा फाइनल रिपोर्ट में। मगर सर बात पता है क्या है कि उस रिपोर्ट में मैंने कहा 20 रेवेन्यू मेजर्स थे, 14 के करीब ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस थी, 32 के करीब सिंप्लीफिकेशन थे और 16 के करीब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। ये इंटरिम थी, अब फाइनल में और भी ज़्यादा हो जाएंगे।
जो पढ़ता है ना वो कहता है यार बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी लिखी है, वो मेरे ऊपर जो टैक्स आपने कह दिया ना वो माशाल्लाह वो गलत किया आपने, ये आपका नाजायज काम था और जिसकी हम समझते हैं कि ये आपने जो नाअहली की सजा जो हुकूमत है ना हमें देगी। यानी कि उसमें ना एक शायर ने बड़ा, मैं ख़त्म करता हूँ इसको बात, कि शायर ने कहा था कि सच अच्छा, सच के लिए कोई और मरे तो और अच्छा, मैं भी कोई मंसूर हूँ सूली पे चढ़ूँ, मतलब सूली पे मैं कैसे चढ़ूँ भाई, सच अच्छा है लेकिन सच के लिए कोई और मरे तो और अच्छा। एक ब्रेक लेते हैं, तोला साहब के पास दोबारा आएंगे। बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है नाजरीन, कोई जवाब अगर दे सकें तोला साहब हमें तो उनसे पूछ लेंगे कि भाई बिजली की कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया है तो क्या ये मुल्क में ठीक है, बिजली की खपत बरकरार रहेगी, क्या इसी तरीके से सर्कुलर डेट कम होगा? अब बताएं, देखते हैं क्या जवाब देते हैं वो। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अशफाक यूसुफ तोला साहब मेरे साथ मौजूद है। तोला साहब, बिजली की कीमत का जो बुनियादी यूनिट है वो 50 रुपये के करीब पहुंच गया है। जब इतनी महंगी बिजली होगी तो बिजली चोरी होगी, उसकी कंजप्शन कम होगी, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे, और भी मेरा उसका पूरा एक थीसिस में बयान कर सकता हूँ कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन क्या हुकूमत इस तरह सर्कुलर डेट कम करेगी? जब चलेंगे नहीं पावर हाउसेस तो और सर्कुलर डेट बढ़ेगा, फिर ये होगा फिर वो होगा। आप देखें बिजली की जो चोरी हो रही है ना वो ज़्यादातर उन एरियाज में हो रही है जहाँ पर छोटी बेस ऑफ कस्टमर होती है, जिनके छोटे बिल होते हैं, उन पे तो नहीं बढ़ाई गई है, उन पे तो बिल्कुल उन पे तो कोई भी नहीं बढ़ाई गई। और मेरे ख्याल से वैसे छोटे से मुराद क्या है? यानी जो बेचारे 100 यूनिट 150 यूनिट सर, आते हैं 100 यूनिट तो इस वक्त जो है ना वो पान के खोखे के नहीं आ रहे। नहीं, पान का खोखा सर वो कमर्शियली वो कमा रहा है। अच्छा, पान का खोखा नहीं, एक घर होता ना जिसमें एक जो ईमानदारी से जो एसी पीछे से ना लगा ले कुंडा मार के, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो प्रोटेक्टेड कस्टमर। एक सेकंड रुकेंगे, राहिल कितना बिल आया तुम्हारा बिजली का? 206 आया और बिल आया 6050। कितना आया भाई? सर ऐसे ही आया 5000। ये तोला साहब बुनियादी लाइफलाइन लोग हैं बेचारे जिनकी तनख्वाहें इतनी है। सुन लिया ना, आप एक कहता है 206 आया, ज़ाहिर है माइक में आवाज़ नहीं आई होगी। यहाँ तक मेरा ख्याल है कोई 200 तक अगर होगी ना तो कोई भी इन पे एक इंक्रीज नहीं आई है। ठीक है, और ये बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और इस पे ये लड़ाई हुई है, ऐसे थोड़ी आप समझ रहे हैं। बताएं ना लड़ाई क्या है, वो बता। यही लड़ाई है ना कि जी हम हमारे अपने, और बल्कि इनफैक्ट IMF भी कहता है कि इन पे ना बढ़ाओ। 1700 आपकी अरब की बिजली आपकी बिल रिकवरी होती है और 3000 अरब की बिजली प्रोड्यूस होती है, तो ये 1300 अरब आपकी मेरी जेब से निकलता है। अगर आज मैं इन पे ना बढ़ाऊं और आप पे बढ़ाऊं तो वो आपका शेयर आपकी इनकम के हिसाब से आ जाएगा, इन पे इनके जेबों पे बोझ नहीं पड़ेगा। मगर कल वो 1300 अरब अगर मैं टैक्सों से निकालूंगा तो इन पे भी वही बोझ पड़ेगा जो आप पे पड़ेगा। तो सब इससे सर्कुलर डेट कम होगा? सर्कुलर डेट कम होगा ऑब्वियसली। देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं, जो पुराना डेट है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, उसका आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। बट जो नया है, जितना आप फर्ज करें 1700 की बजाय 1900 आप रिकवर करेंगे तो 200 अरब तो कम होगा ना सर। कंजप्शन कम नहीं हो जाएगी इससे? नहीं होती सर, मैं आपको बताऊं इतनी नहीं होती है। जो आप कहते हैं ना कैपेसिटी वाले भी अब खत्म होने वाले हैं। अब ये 25 तक तो सारे ये जितने भी IPP वगैरह ये जितने भी ये मुआहदे निकल जाएंगे आपके। तो अब मेरा ख्याल है अब इतना इसमें कोई इतना इशू है, मगर जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं ना उनको हमें बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर आप चले बराह रास्त बिजली का इम्पैक्ट इन पे नहीं आया, राहिल पे नहीं आया, दूसरे सन कैमरामैन पे नहीं आया, स्टूडियो के स्टाफ पे नहीं आया, PCR वालों पे नहीं आया, लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है चीज़ों की वो भी तो बढ़ेगी ना सर। वो तो फिर आपको रिकवरी करनी है अपनी एडवर्टाइजिंग से। सर मैं जनरल आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे पेन बनाने वाला है, ये 3 रुपए से 4 रुपए का कर देगा मिसाल। देखें मैं आपको खुद कह रहा हूँ आपको, जैसे फर्ज करें अगर वो कल कोई डिटर्जेंट लेने जाएंगे तो आप कह रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मेरी प्रोडक्शन तो टीवी की प्रोडक्शन नहीं है। मैं आपको देखिए, उसका बिजली का एक अंसर होता है। जो भी बेसिक कमोडिटी आप लेके आते हैं ना तो 80% जो उसकी कॉस्ट होती है ना वो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं और इसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट जिसमें बिजली भी शामिल है बट बहुत थोड़ी होती है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, मगर आएगा। मगर ये हमें करना ज़रूरी है। जब आप डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, आप अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अगर मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, मैं तो इस बात का कायल हूँ, अल्लाह ताला ने कभी खिदमत का मौका दिया तो मैं तो ये 10,000 रुपये करूँगा जिनकी, यानी कि इनका हक है।
ये पाकिस्तानी ये भी हैं, इनका भी हक है, इनका भी जीने का हक है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान अपने बारे में सोचे। हमारे यहाँ होता ये है कि जी जो लोग साहिब सरवत हैं वही समझते हैं मैं जॉब दे रहा हूँ। भाई आप नहीं दे रहे, अल्लाह ताला दे रहा है। अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप जरिया बने हैं, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे। तोला साहब, तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहती कमेटी है, उसकी सरबराही आपके पास है? नहीं, सरबराही नहीं है, वो एक मैकेनिज्म है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। चले उसका पार्ट है आप किसी तरीके से? पार्ट ये है कि मेजर पार्ट आप समझ लें। क्या इस्लाह करेंगे? देखिए, इस्लाह नहीं है मेरे पास कोई, मैं एनर्जी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत जो फाइनेंस का और टैक्स का तालिब इल्म हूँ। ठीक हो गया। तो उस तालिब इल्म में जो सीखा है उससे जो भी हमारे पुराने सर्कुलर डेट हैं गैस सेक्टर के, तो मुझे मेरे जिम्मे लगाई गई है कोई इसमें कुछ इस्लाहात कर दें, तो वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे वो भी अच्छे। क्या क्या चीज़ें हैं तो लगा उसमें? देखे ना, गवर्नमेंट को पैसे देने, अब देखे ना वही जो आप बात कर रहे हैं ना कि अब गैस की कीमतें बढ़नी चाहिए थी, गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई। और ओगरा वैलेट प्राइस बता देता है कि जी क्या फर्ज करें पीपीएल है, पीपीएल को बोला कि जी आपको इतनी मिलेगी, अब उससे स्वीट गैस ने कंज्यूम कर ली। जब कंज्यूम कर ली स्वीट गैस ने, और स्वीट गैस जब बिल बढ़ाने जाएगी तो आप गवर्नमेंट कहती है ना बढ़ाओ, तो कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट ही बेयर करेगी। बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे सारा मलबा जो है ना गवर्नमेंट पे ही करता है। नहीं तो फिर क्या करने वाले हैं? गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, फिर से बढ़ाएंगे? एक बात याद रखिएगा, गैस की कीमत अगर बढ़ेगी या बिजली की कीमत जो बढ़ी है, जो जितने भी प्रोटेक्टेड कस्टमर है ना, इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक मेरा आप पे बढ़ेगी ना, अब तो आप अशराफिया में से आते हैं तो नहीं, चले ठीक है, अशराफिया आप हमें कह लें, हम जवाबी मैं आपने अशराफिया बन गए और अशराफिया लेके बैठे नहीं, होते हैं। मैं आप पे सवाल करूं, आप मुझ पे करें, ठीक है, हम चलने दे इसी तरीके से, लेकिन ठीक है, आप पे तो होना चाहिए ना यार। हम जब आप पे करते हैं तो आप भी कर लें, कोई देखिए ना, जरासीम तो है ना, आखिर मेरे में भी ठीक है। जाहिर है कि आपके वालिद साहब जो है वो डॉन न्यूज़ से वाबस्ता थे जी। तोला साहब के जो वाले साहब थे, अल्लाह ताला जो है वो उनकी सेहत को मज़ीद जो है वो बेहतर करे, तवील ज़िंदगी दे। अच्छा तोला साहब, मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हमने सुना था कि डॉलर आ गए, तो अब डार साहब कहते हैं 240 के करीब डॉलर का रेट है, लेकिन डार साहब नहीं, ब्लूमबर्ग। अच्छा चले, ब्लूमबर्ग। डार साहब के नाम से मैंने ट्वीट पढ़ा ना, मैं अब इंग्लिश नहीं पढ़ पाया ना। नहीं, वो ब्लूमबर्ग। चले, अब क्या मसला है, लोग ये समझना चाहते हैं। मैं आपको देखें एक चीज़, जब डार साहब ने बताया था कि जी ब्लूमबर्ग ने कहा 19 मई की बात थी, उस वक्त मैंने भी आपको कहा था कि, बल्कि मैं तो 220 कह रहा था, उन्होंने जो ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला 244 है। मगर इशू आपको मैं बता दूं, डिमांड सप्लाई का है। अब आपको अंडर द न्यू एग्रीमेंट आप पे और स्ट्रिक्ट कंडीशंस आ गई हैं फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, तो वो भी आपको अडेयर करनी है। तो आप अगर ये आपको पता है कि जो हिर्स और लालच होती है ना लोगों की, वो कम नहीं होती है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जब 224 था तो मुझे लोगों ने कहा 260 कर दें, कल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं पाँव पकड़ लूँगा डार साहब के और प्राइम मिनिस्टर साहब के, 260 हो जाएगा, $5 बिलियन ला के रख दें। तो वो को लाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये चीज़ है, हमारी हिर्स अगर ख़त्म हो जाएगी, हमारे कुछ लोग ऐसे होंगे, सब अच्छे लोग हैं, मगर कुछ थोड़े बहुत मेरे जैसे भी होंगे जो बाहर रख के बैठे होंगे, मेरा एक भी डॉलर नहीं है, मगर उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि हम वो पैसे वापस लाएं। अच्छा, एक साहब अमेरिका में जाके खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि IMF ने पाकिस्तान को पैसे क्यों दिए, IMF को सोचना चाहिए था, वह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। फिर एक साहब और थे, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता अमेरिका। तो आप समझते हैं कि IMF पैकेज में कुछ ताख़ीर, कुछ जो है वो डॉलर के मामलात रोकने के मामलात, हुंडी हवाले के मामलात, इसमें कुछ सियासी अंसर भी है? देखिए, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। मुझे पता है आप सियासी आदमी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा कि इस पर ऑलरेडी काफ़ी डिबेट हो चुकी है डार साहब के हवाले से, डार साहब ने भी की है डिफरेंट चैनल में। नहीं तो एक वीडियो सामने आ गई है, असल में मोहित पीरजादा साहब की एक वीडियो सामने आई है, वो खड़े होकर बात कर रहे हैं। उससे पहले भी कोई तहरीक इंसाफ पीरजादा साहब, वो अंगूठे वाले, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब। नहीं जरूर होंगे आपके दोस्त, लेकिन अंगूठा तो लगवाया था उन्होंने अपने वाले। चले, अल्लाह उनके राज, उनके साथ हमारे। मेरा दोस्त कोई गलत काम करे तो बार काम तो वो गलत ही है ना। चले थोड़ा सा मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद माफियाज का तस्करा हो रहा है। शब्बर जैदी साहब ने एक शाहजेब खाजा साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें माफियाज की बात हुई। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ज़रा माफियाज की बात
हम जो है वो तोला साहब से भी समझ लेंगे, क्योंकि जब कोई इस्लाहात करने के लिए जाता है, कोई रिपोर्ट बनाता है इस्लाहात के लिए, तो उसको भी उसी तरीके से माफियाज का सामना करना पड़ता है कि जिस तरह से उससे पहले लोगों ने किया। किन माफियाज की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ब्रेक के बाद ज़रा तफसील से उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब माफियाज की जब हम बात करते हैं तो फिर माफिया दिखाता है कि उसकी ताकत है क्या, और इस्लाहात की जब बात करें तो फिर माफियाज ही सबसे पहले सामने आती हैं। वैसे तो हर जगह ही माफिया है, हर चीज़ के अंदर माफिया है, कहीं पार्किंग माफिया है छोटे पैमाने के ऊपर, कहीं जो है वो और छोटे छोटे माफिया हैं, गुटखा माफिया, तंबाकू माफिया, नहीं तंबाकू माफिया खैर बहुत बड़ा है, तो छोटे बड़े बहुत सारे माफियाज हैं। तो तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लाहात जो है वो इन्होंने करनी थी मुल्क के अंदर, क्या किया है क्या नहीं किया वो भी पूछेंगे, लेकिन इनको कितना माफियाज ने परेशान किया, क्या सिर्फ शब्बर जैदी साहब को ही माफियाज तंग करते रहे या तोला साहब को भी उनका सामना करना पड़ा। अच्छा चलें, अगर माफिया ने तंग नहीं किया, एक लम्हे को हम सोचें कि हर फर्द को माफिया नहीं कहना चाहिए, तो जिस तरीके से प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुई इब्तिदा के अंदर, तो तोला साहब ने कहा कि जी सच अच्छा ज़रूर लगता है लोगों को, लोग कहते हैं कि ये टैक्स ज़रूर लगाएं, लेकिन जिस वक्त उनके सेक्टर के ऊपर बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम पे टैक्स न लगाएं, क्योंकि हम तो लाइफ लाइन है मुल्क की। कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐड करके बता देता हूँ जो लोग कहते हैं और तोला साहब बताना नहीं चाह रहे। तो लोग ये कहते हैं कि जी बाकी सब पे लगाएं लेकिन हम पे ना लगाएं, क्योंकि हम तो मुल्क चला रहे हैं। और मेरी इत्तला ये भी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ये भी कहते हैं कि अगर उन पर टैक्स लगाया तो वो मुल्क से अपना तीन टप्पड़ समेट के चले जाएंगे, यानी कि मुल्क के ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाएंगे या मुल्क से नाराज़ हो जाएंगे अगर उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। तो एक माफियाज के हवाले से गुफ्तगू जब हम कर रहे हैं तो शब्बर जैदी साहब ने कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही की शाहज़ेब खानदार साहब के प्रोग्राम पे जियो टीवी पे। ज़रा पहले तोला साहब उस क्लिप को देख लेते हैं, फिर आपसे आपकी कहानी भी सुन लेंगे और शब्बर जैदी साहब के चैलेंजेस हैं वो कितना मेरिट पर आपको लगते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर तबसरा आप कर दें, क्योंकि असद उमर साहब ये कहते हैं कि ये शब्बर साहब अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। पहले सुने सही वो बात है क्या जिसको अजीब व गरीब खुद असद उमर साहब कहते हैं, ज़रा दिखाइएगा भाई। तोला साहब इमरान खान साहब सुनने के मूड में नहीं थे, क्लिप आपने देख लिया, कहते हैं खान साहब सुनने के मूड में नहीं थे, तरीन साहब अगर होते तो गवर्नमेंट क्रैश कर जाती, असद उमर साहब भी गंदे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी गंदे हैं, गंदे से मुराद सॉरी बुरे हैं। तो देखिए मैं क्या कह दिया, मैं कोई चीज़ पे कमेंट इसलिए नहीं कर रहा। हमारे असद साहब ने ट्वीट भी किया है, खैर उन्होंने तो कमेंट किया जी, असद साहब से मेरी बात हुई है। अच्छा, क्या आपको क्या कहा उन्होंने? मेरे पुराने दोस्तों में से हैं, उन्होंने यही कहा यार जब मैं ये तो फाइनेंस मिनिस्टर थे ही नहीं असद, जब चेयरमैन थे शब्बर साहब जब चेयरमैन थे तो असद साहब तो थे ही नहीं, हफीज़ शेख साहब थे। तो मेरा शायद मुगालता हो गया, उनको हफीज़ शेख का नाम देना चाह रहे थे, असद साहब का आ गया होगा, मुझे नहीं पता। मतलब ये आपस के इनके मामला थे पीटीआई में। हाँ उस साल ये ज़रूर था कि मैं जिस साल शब्बर साहब हमारे चेयरमैन थे, मैं एनॉमली कमेटी का बिल्कुल बजट पेश हुआ था, आप एनॉमली कमेटी के मुझे हफीज़ शेख साहब ने चेयरमैन बनाया तो शब्बर साहब की ब्लेसिंग से, ठीक है। तो ये जितने मसाइल बता रहे हैं मेरे सामने भी आए थे और ऐसे कोई मसाइल नहीं थे, कोई धमकी आई थी। असद कैसर साहब ने मुझे भी फ़ोन किया था कि सर ये टोबैको टैक्स लगा है तो आप इसको थोड़ा सा आप इसको देख लें। और मैं आपको ये देखें, सच्ची बात ये है कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं देख लेता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि ये हटेगा। तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं, उन्होंने बोला अच्छा चले मैं देख लेता हूँ। देखें आप असेंबली के कस्टोडियन हैं, आप असेंबली अगर नहीं चाहेगी तो नहीं लगेगा, मगर हम इसको प्रपोज नहीं कर सकते कि ये हटा दें क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का ना कोई मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आई है। दूसरा सवाल नहीं सर एक मिनट ना, पहले मुझे इसके अंदर ही जरा जवाब लेने दें। तंबाकू पे टैक्स पीटीआई का मसला ज़रूर था, उनके एमएनएस थे बहुत सारे, उनके सेनेटर्स थे जो तंबाकू का काम करते हैं कि सर असल तो काम था ना, मैं आपको बता, जो हमने रिपोर्टों में लिखा है वो कोई, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लिखा हुआ है ना वो पढ़ा जाता है। बिल्कुल। तो अगर कभी भी मुझे तो कोई ग्रीवेंस होती है, मैं हर किसी को अपना अपना तरीक़ाकार होता है, मेरा तरीक़ाकार तो बहुत सिंपल है कि कुर्सी अल्लाह ने दी है, जब तक बराजमान रखना है वो रखेगा वरना हटा देगा और उससे कोई ताकत नहीं छीन सकती आप। बिल्कुल। तो हमने सारी चीज़ें, आपने रिपोर्ट पढ़ी है, लिख के दे दी। नहीं तो मेरी तो यही मेरे थोड़ा सा सवाल मेरा यहाँ पर ये बनता है कि चले उनके तो एमएनएस थे कि जिनका काम तंबाकू का था, पीएमएलएन का तो स्टेक नहीं है ना उस तरह का तंबाकू माफिया में। अब ये अलग बात है कि सफदर रवान साहब आ जाएं कल कि जी दमादे अव्वल जो है। नहीं देखें, तंबाकू पे एक्चुअली था क्या कि तंबाकू की चेन को डॉक्यूमेंट करना था कि जहाँ से टोबैको जाता है और फिर ये, क्योंकि ये ज़बान ज़द आम है
कि 2 कंपनियां टैक्स देती हैं तंबाकू पे और बाकी मर्दान ब्रांड है सारा जो भी है। तो वो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये बात हो रही थी। तो उसमें ये ज़रूर था कि बिल्कुल ये तो आज भी है, हो रहा है। उसका तरीका क्या होता है, आप टेक्नोलॉजी के बेस पे जाए। अब जैसे वो साउथ वजीरिस्तान की जो बात करें ना, तो आपने 2 सर्कुलर साइन किए थे, 12-12 और 12-13, और 5 साल की हमने इनको इम्यूनिटी दी थी जब फाटा KPK में जम हुआ था। तो ये तो यार ये तो सबको पता है। उसमें से एक सेक्टर आपने कार्व आउट किया। अब मैं ये नाम नहीं लेना चाह रहा कि किसके कहने पे किया था, वो ये नहीं बता रहे कि वो कौन से 2, एक मिनिस्टर और एक MNA था या सेनेटर था जिसके कहने पे ये किया गया था। फिर अहले सियासत भी तो माफी शब्बर साहब को मेरा ख्याल है उनका नाम भी लेना चाहिए था, जैसे शाह महमूद का नाम लिया उन्होंने। सर अहले सियासत भी तो फिर नहीं, मगर मैं आपको बताता हूँ बाकी सेक्टर्स ने फिर क्या कसूर। अगर आप आयरन स्टील की बात करते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि होनी नहीं चाहिए थी। अब 1 साल फिर आपने एक्सटेंशन दे दी ना। आप मुझे एक बात बताएं, उधर घी मिल वाले थे, उधर फोम इंडस्ट्री बन गई थी। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि वो फोम इंडस्ट्री में 4 दीवारी लगी थी, उसके नाम पे यहाँ पर 200 गद्दों की इंपोर्ट हो गई थी। क्या बात है। तो फिर आप मुझे बताएं उनको क्यों नहीं रोका हमने। तो ये सब चीजें, ये आप इस साल भी 1 साल हमें बढ़ाना पड़ा, और ये हमने कहने पे देखिए ये वही पॉलिटिकल बात हो रही है जो शब्बर साहब भी कह रहे थे ना, मगर ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। मैं ये कहता हूँ अगर फिर जब आप ये भी बता दें कि जब पूरे इतने बड़े आपके एक रजीम आपने एग्री किया था उनसे फाटा बाटा से, जब व्हेन दे वर मर्ज्ड इनटू KPK, तो फिर इस सेक्टर को क्यों अलोन आपने अलग किया? आपको बाकियों को भी कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? नहीं, कश्मीर में ये हो रहा था फोम इंडस्ट्री का, हमने बंद कराया जाके। अच्छा तोला साहब, ये जो शब्बर साहब ने पूरा मैंने क्लिप पूरा चलाया है ज़ाहिर है, तो इसमें जो 2, 4, 5, 6 चीज़ें उन्होंने बताई, एक सियासी विक्टिमाइजेशन के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो बीइंग चेयरमैन FBR, ये सारे चैलेंजेस तो है ना बहरहाल कि आप जिस पर टैक्स लगाने की बात करें, आप तो ज़ाहिर है कि उससे भी ऊपर है ना, चेयरमैन FBR से भी इस वक्त तो आपकी पोजीशन ऊपर है, तो आपको भी ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। मैंने तो रिपोर्ट में लिखा है ना सर। अब आप इससे ज़्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ये चीज़ें ये हम किन सेक्टर से आपको प्रेशर है? देखिए प्रेशर कोई नहीं देता। मैंने आपको कहा ना, वो रसल लॉन्ग का नाराजगी किन सेक्टर? रसल लॉन्ग जो है ना, वो हमें याद आते हैं कि वो उन्होंने अमेरिकन सेनेट में या कांग्रेस में कहा था कि डोंट टैक्स मी, डोंट टैक्स यू, टैक्स द पर्सन बिहाइंड द ट्री। तो दिस इज इन अ नटशेल टैक्स रिफॉर्म्स। तो वो एक्चुअली होता ये है कि जब भी आप कहते हो यार, तो आज भी कोई बहस चल रही थी कि जी 56 अरब या 64 अरब दिए हैं एक्सपोर्टर्स ने, अब 28 बिलियन। अब वो जो हम कहते हैं कि जो हम दूसरों पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन इन द टैक्सेशन सिस्टम इज़ 0.88%। अब वो उन पे एक जवाब आता है कि जी कि हमने तो एम्प्लॉयमेंट दी है तो उसकी वजह से तो टैक्स जनरेट हो रहा है। तो भाई अब ये आप काम भी कराते हैं, ठीक है ना, आप कमाते हैं उसी से, आप उसकी कॉस्ट भी चार्ज करते हैं जो कि हम निकाल देते हैं। हमने ये प्रपोज किया था कि इनको मिनिमम टैक्स रिजीम में ले जाएं, और इस मतलब जितना बुनियादा बना है मेरे ख्याल से 400 अरब तो ये आराम से देते। बिल्कुल ठीक तो है। उन्होंने वहाँ उनको तो थोड़ी अच्छा एक बात बाय द वे मैं आपको बताऊँ, रिटेलर की जो भी मुझे कहता है ना, मैं बहुत क्लियर बात बताता हूँ, ये इनका सिर्फ पता है ये मोहब्बत की मार है इनकी। ये जितने भी है ना, नईम मीर साहब हैं या तीक मीर साहब हैं या अजमल बलोच साहब हैं या काशिफ चौधरी हैं, मोहम्मद अली मियाँ साहब हैं, जितने भी हैं ना, ये हमारे दोस्तों में से ख्वाजा साहब होते हैं, वहाँ से भट्ट साहब आते हैं सारे, और ये बड़े फ्रेंडली माहौल में सरजील गोपलानी यहाँ से होते हैं, ये सारे अच्छे लोग हैं। अच्छा इनको आप समझाओ ना, ये समझ, ये एग्री कर गए थे हमसे अच्छा बहुत सारी चीज़ों पे, तो फिर कहाँ पे डिसएग्री हो गया? नहीं अभी ये कर रहे हैं ना, इनका रिटर्न हमने अलग से रख दिया, वो बनाएंगे ना। तो 45 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाना कोई कमाल की बात नहीं है। तो ये मोहम्मद इसहाक डार के हिस्से में डाले ना। अभी उन्होंने एग्री कराया, मैं नेगोशिएट करा था, पूरी नेगोशिएशन हमने की, उन्होंने एग्री किया। अब वो रिटर्न आप देख लें आईआरएस के वेबसाइट पे, आपके फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ रिटर्न होंगे 0-0। देखिए 0-0 नहीं, उनका भी फिक्स टैक्स रिजीम में, ठीक है। जब हम माशाल्लाह एक्सपोर्टर्स को फिक्स टैक्स रिजीम दे सकते हैं, जो ट्रेलर्स हैं। अच्छा तोला साहब, आप टैक्स के लॉयर हैं? मैं लॉयर तो नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। टैक्स के माहिर हैं? स्टूडेंट हूँ। मेरी अगर टैक्स रिटर्न किसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो, तो
तो मेरे पास क्या राइट्स है सर? मैं कॉन्टेक्स्ट समझ गए आप? शहबाज साहब ने कहा कि शहजाद अकबर साहब बैठते थे सामने सोफे पे। उन्होंने एक बात और भी की, ये बात मान लें कि वो उन्होंने कहा मैं मना कर देता था। सर मैं तो शब्बर साहब को तो पकड़ने का कहीं नहीं रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब की पकड़ हो सकती है। सर देखे ना ये जो उन्होंने स्टेटमेट दिया, देखें ये कितना, क्या मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे राइट्स बता देना। मैं तो आपसे पूछ ही नहीं पता ही नहीं है किसका मांग रहे थे, ये उन्होंने नहीं बताया ना। सर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हो सकता वो कहते थे कि वो नून लीग के लोगों का कहते थे कि टैक्स का डिटेल चाहिए। ये हो सकता है कि शब्बर साहब को बुलाए FIA और उनको पूछे किस किस का मांगा गया था, और फिर देखे उनके साथ क्या विक्टिमाइजेशन हुई थी, तो फिर आपको आगे बात। सर नहीं सर, मेरा एक समझने का, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, सीधी सी बात है, मुझे इस हवाले से इल्म नहीं है मैं, और इस वक्त आपसे वजीर मुमलिकत की हैसियत से इसके ऊपर आपसे रिस्पॉन्ड नहीं चाहता। जी, क्योंकि मैं फंसूंगा तो मैं आपको वकील करूंगा ना, ठीक है? कोर्ट में मैं नहीं जा सकता। कहने का मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी टैक्स पेयर की जो टैक्स डिटेल्स हैं, जिस तरह से जस्टिस काजी फायद साहब को हमने बेआबरू किया, तो क्या मैं खड़ा रहा वहाँ पर, हाँ, किसी टैक्स पेयर की जो टैक्स डिटेल्स हैं, क्या वो इसलिए दी जा सकती है कि आप मेरी डिटेल मांगें कि मैं इसको देखूंगा और उसके बाद इसमें तय करूंगा कि यार इसने फवाद ने कहाँ जो है वो गलतियां की हैं, उसकी बुनियाद पर मैं इसको जो है ना वो दो बातें की हैं मैं इसमें थोड़ा सा। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने मना किया, तो एक बात तो ठीक है। अब किस किस की मांगी है वो तो जाहिर बात है शब्बर साहब भी बता सकते हैं, और मैं तो नहीं कर सकता अगर कोई FIA इंक्वायरी खोले तो। फिर शहजाद अकबर ने, अच्छा अगर उन्होंने दिखाई है तो ये भी गलत किया, ठीक है, ये भी गलत है, तो ये भी फिर उस जुमरे में आ जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि इसमें अगर डायरेक्टली कोई होगा तो अगर दिखाई है तो ये भी आते हैं, और शहजाद अकबर और अगर इमरान खान साहब कहते हैं, जैसे असद उमर का मैंने जैसे आपको बताया मुगालता हो गया, वो शायद हफीज शेख करना चाह रहे थे, हो सकता है। शौकत तरीन साहब का मैं बताऊँ, शौकत पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है। नहीं, मैं नहीं समझता, ये इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले हमारे इतने अच्छे आदमी, सीनियर प्रोफेशनल, ICAP के सदर रहे मेरी तरह, साफा के सदर रहे, और काफ़ी देखें उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है, और बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के जितने भी उन सबके ये एडवाइजर्स में से, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात मीडिया पे करने वाली नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको देखना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम से हमेशा सच बोलूँगा, ठीक है ना, एक भी सच आज तक नहीं बोला, और जो सच बोला साइफर लहरा के उन्होंने कहा ये तो मैंने ऐसे ही बस चलो पाक सरजमीन था। अच्छा तोला साहब, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीइंग इस्लाहात कमीशन के एक बहुत ही ख़ास ओहदेदार, आप भी फ्यूचर के अंदर आज से 2 साल बाद 4 साल बाद ये बताएंगे कि मुझे किन माफियाज ने इस्लाहात से रोका? क्या ऐसा हुआ? आप चले एक काम कर लेते हैं, मैं ठीक है समझता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल आदमी है, ज़रा आपका काम झगड़े पालना नहीं है, आपने रिपोर्ट एक लिख दी, बाकी जो है वो रियासत जाने, उसका काम जाने, लेकिन आपको इस्लाह करने के रास्ते में माफियाज ने परेशान किया। देखिए, मेरा काम था आपको जगह बतानी कि यहाँ से आपका टैक्स नहीं आ रहा। मैंने वो जगहें बताई हैं कि जो मेरा ख्याल है हमारी टैक्सिंग मशीनरी अच्छी एफिशिएंट है, उनके उस वक्त तक पहुंचना कोई बड़ी बात, सबको पता होता है, बट किस तरीके से पहुंचना है वो शायद नहीं पहुंच पा रहे थे, हमने बता दिया। अब मेरा काम बताने का अंजाम निकला, थोड़ा बहुत तो निकलता है, मैं आपको बताऊं, एडवर्सिटी होती है। सर एक आपको बात हो, मैं और मेरा बड़ा भाई जो है ना, हमारा घर में अगर कोई राज खोल देता था वो मेरा, तो हमारी लड़ाई होती थी ना उसके नतीजे में। तो ये राज खोल देना, मैंने राज नहीं खोला है सर, राज ही है ना, आपने बता दिया कि भाई ये फवाद से टैक्स लो, ये नहीं देता। नहीं, ये नहीं कहा मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने कहा देखें, ये फलानी चीज़ जो है ना, इसको आप इस तरीके से इम्प्रूव करेंगे तो इतना टैक्स बढ़ सकता है। जैसे हमारे यहाँ जब हम हमेशा एक्सपोर्टर भाई हमारे, पता है क्या कहते हैं, इंडिया में तो ये होता है, बांग्लादेश में होता है, श्रीलंका में ये होता है। तो ना साहब, आप सवाल से बचने की कोशिश कर नहीं, मैं नहीं बच रहा। आप मुझे बताएं, आपको माफियाज का सामना करना मुझे पड़ा? मैंने लिख के कोई प्रेशर नहीं मिला आपको? अच्छा, मुझे एक बात अच्छा, कोई मुकद्दस गाय नहीं आपको मिली? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ ना, मेरी रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, उसके प्रीएम्बल पे लिखा हुआ है कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम मदीना मुनव्वरा 27th रमजान मुबारक। तो हमने तो वहां से रिपोर्ट बना के भेज दी थी, पढ़ने वालों ने तो बाद में पढ़ी है। वो लीक हो गई थी रिपोर्ट, तो लीक तो हो ही जाती है, मगर मैं आपको कहता हूँ कि पढ़ने वालों ने तो पढ़ी ना बाद में, तो मैं तो प्रेशर लेने की बात ही नहीं की ना, मैंने पहले लिख दिया।
अब जिसको फिर बाद में प्रेशर देना है तो मैं तो कभी चेंज नहीं करूंगा रिपोर्ट। लेकिन प्रेशर आया नहीं आप पे बराह रास्त? लिखते वक्त नहीं है कोई भी। लिखने के बाद या जब पता लगाओ, देखें ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो तो यार नहीं बताता यार, आपने ये नहीं करना था। यही तो सवाल आता है, यही तो सवाल था। तो सर ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब्दुल्ला साहब आपने क्या किया, मैं अपना कारोबार खत्म कर दूंगा, ये जो मुझे कहीं से खबर मिली है, मुझे कहीं से खबर मिली है, मुझे नहीं कहा, किसी और को कहा होगा, किसी ने किसी को कहा, ऐसा हुआ है ना, वो हुआ होगा। आपकी रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी ने किसी को कहा कि अगर इसकी रिपोर्ट के ऊपर इस जुमले के ऊपर ये बात सुनी है मैंने भी, मुझसे नहीं कही है और मुझसे कहेंगे भी नहीं वो जिन्होंने वहां कही है। चले ठीक है, बहुत। और मुझे अगर कहेंगे ना तो मेरा बड़ा जवाब हंस के ही होगा। सर आप प्रोफेशनल आदमी हैं, और चार साल बाद मुझे रिवील करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपके सामने लिखी हुई है ना। अक्सर अगर कोई चीज लिखी हुई हो तो अब आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सर थैंक यू वेरी मच। अशफाक यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद थे। बस दुआ ये है कि उस पतंग के ऊपर कुछ चेपियाँ लगने के बजाय उसकी ठीक से ऐसी मरहम पट्टी हो जाए कि वो मईशत की जो पतंग है वो डोलने के बजाय किसी तरीके से पार लग जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दे, इस्लाहात का कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दे कि जिसमें लोगों को ये एहसास ना हो, कोई सैलरीड क्लास से हो या रिटेलर क्लास से हो, उसको ये एहसास ना हो कि मेरे साथ टैक्स के मामले में ज़्यादती हो रही है और दूसरे आदमी को छोड़ा जा रहा है। प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।